Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is observation. हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? अवलोकन. यह शोध का महत्वपूर्ण टॉपिक. ये प्रकार भी इसे हम कहते हैं शोध के. ये ऑब्जर्वेशन है क्या? अगर इसके मीनिंग की तरफ हम देखें तो कहा गया है कि ऑब्जर्वेशन इज अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इन विच द researcher carefully watches and record the behavior, event or activities of individuals or groups. आप स्पष्ट तौर पर यहाँ देख रहे हैं, ये स्पष्ट रूप में क्या कहना चाह रहा है? यह कहना चाह रहा है कि ऑब्जर्वेशन एक ऐसी विधि है जिसमें क्या होता है कि आप जो हैं फिजिकली, जो रिसर्चर और स्कॉलर होते हैं वो फिजिकली वहाँ मौजूद होकर, उपस्थित होकर, ऐसा नहीं कि मैं यहीं से किसी दूसरे स्थान तक कर रहा हूँ. नो, ऑब्जर्वेशन मतलब कि आप नंगी आंखों से अपने आप को फिजिकल प्रेजेंट होकर आप वॉच करते हैं केयरफुल्ली और रिकॉर्ड द बिहेवियर, किसी भी बिहेवियर को, है ना, जो भी उसका व्यवहार है उस समूह का, व्यक्तियों का, चाहे वो घटना हो, उन घटनाओं का, तो गतिविधियों, इन सभी को क्या करते हैं कि ध्यानपूर्वक देखकर जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी डेटा को कलेक्ट किए जाते हैं. यह हमारा कहलाता है अवलोकन, या हम इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन. तो स्पष्ट तौर पे ये समझ में बात आ गई कि अवलोकन एक क्या है. अवलोकन में जो भी हम मेथड डेटा कलेक्शंस का करते हैं, क्या करते हैं? अवलोकन में डेटा कलेक्शन की एक विधि है जिसमें रिसर्चर व्यक्तियों या समूह के, जो भी हमारे इंडिविजुअल्स होंगे, ग्रुप होंगे, उनकी व्यवहार, घटना एवं गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखकर क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, कलेक्ट करते हैं. इट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन. इसका मीनिंग बहुत ही क्लियर और स्पष्ट है. हम अब किसी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि किसी मनोवैज्ञानिक का अगर देखा जाए तो उन्होंने कैसे डिफाइन किया है, किसी साइंटिस्ट ने इसे कैसे डिफाइन किया है. देखिए, डेफिनेशन में ये कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू पीवी यंग, जो एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया है, बताया है कि ऑब्जर्वेशन में वे डिफाइंड एज सिस्टमैटिक व्यूइंग कपल्ड विथ कंसिडरेशन ऑफ द सीन फिनोमेनन. यानी अवलोकन क्या है, इसे डिफाइंड किया जा सकता है कि यह व्यवस्थित रूप से देखने एवं देखी गई घटना पर विचार करने की प्रक्रिया को कहा जा सकता है. तो जो कुछ भी घटना हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो वह क्या हो गया? सिंपल सा पीवी यंग का है, जो ऊपर हम लोगों ने मीनिंग समझने की कोशिश की कि जो मैं अपनी उपस्थिति में नंगी आंखों से जो सामने देख रहा हूँ, वही हमारी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, जो घटनाएं हो रही है, जिन डेटाओं को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, यही हमारा क्या है? ऑब्जर्वेशन है. तो इसे ही हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं. पीवी यंग का यह डेफिनेशन है. बात वहीं जाती है. इसकी ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य की तरफ देखें. ऑब्जर्वेशन का क्यों करते हैं ऑब्जर्वेशन? एक शोधकर्ता या शोधार्थी के लिए क्यों यह आवश्यक है? तो इन बातों पर भी अगर हम गंभीरतापूर्वक देखें तो सबसे पहले इसके उद्देश्य की तरफ चलते हैं. और पहला ये है टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना. इसका उद्देश्य क्या होता है? खुद से कर रहे हैं ना, तो ये फर्स्ट हैंड, इट मीन्स कि इट द प्राइमरी सोर्सेज. हम लोगों ने डिस्कस किया प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज. तो जो फर्स्ट हैंड होता है, जिसे हम खुद अपने से डेटा जहाँ से हम कलेक्शन करते हैं, खुद से करते हैं, वो हमारी प्राइमरी सोर्सेज होता है. तो ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, इसका ऑब्जेक्टिव ही, इसका उद्देश्य होता है. दूसरा, टू स्टडी एक्चुअल बिहेवियर, वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करना. तो एक्चुअल जो स्टडी है उसे हम करते हैं. अब मान लीजिए किसी सेकेंडरी है, किसी व्यक्ति को मैंने कहा कि आप हमें डेटा कलेक्ट करके दे दो. जब वो देता है तो हो सकता है कि वो समय के अनुरूप या कुछ ऐसा प्रतिकूल अवस्था हो जाए जिसमें वो हमें देता है तो कुछ चेंजेस हो जाए, बदल जाए. तो ये मैनिपुलेशन भी हो सकता है. तो यहाँ पर इसलिए इसका उद्देश्य, ऑब्जर्वेशन का उद्देश्य ही होता है
टू स्टडी एक्चुअल बिहेवियर, यानी वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करना। तीसरा है टू ऑब्टेन रिलायबल डेटा, विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करना। विश्वसनीयता तो स्वाभाविक है कि होगा, क्योंकि खुद से आप कर रहे हैं, खुद मौजूद हैं, खुद उपस्थित हैं और डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो मैनिपुलेशन की बात नहीं। ये आपके ऊपर अब रिलायबिलिटी की डिपेंड करेगा कि आप कितने मतलब अटेंटिवली उसमें कर रहे हैं। तो ये रिसर्चर के ऊपर, तो यानी ऑब्टेन रिलायबल डेटा। चौथा जो आपका है टू अंडरस्टैंड सोशल इंटरेक्शन, यानी सामाजिक अंतःक्रिया को समझना। इससे क्या होगा, ऑब्जर्वेशन से जो भी सामाजिक अंतःक्रिया है उसे समझना आसान होगा। और लास्ट वन है कि टू वेरीफाई रेस्पॉन्सेज ऑब्टेन फ्रॉम अदर मेथड, यानी अन्य विधियों से प्राप्त उत्तरों का भी, जो भी हमारे आंसर्स आए हैं, जो भी डेटा कलेक्शन हुए हैं, तो उसके उत्तर का सत्यापन भी आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये इसका मूल उद्देश्य होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ देखें। डायरेक्ट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, ये एक क्या है, डायरेक्ट मेथड है, क्योंकि आप खुद उपस्थित होते हैं और उपस्थित होकर डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया। इसलिए इसे जो कहा जाता है कि यह बड़ा रिलायबल भी हमारा इंफॉर्मेशन होता है डायरेक्ट मेथड। सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक होगा, आप सिस्टमैटिक होंगे, व्यवस्थित होगा, और इसमें वैज्ञानिक विधि को भी अपनाया जाता है ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट आपका आउटलाइन कहता है फोकसेस ऑन एक्चुअल बिहेवियर, वास्तविक व्यवहार पर केंद्रित होना। तो वास्तविक व्यवहार जो है वो सामने होगा। आपने क्या किया है कि जो भी सब्जेक्ट है वो सामने है और आप उसे वॉच कर रहे हैं, आप उससे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं फिजिकल प्रेजेंट होकर, तो वो क्या होगा कि वो हमारा वास्तविक होगा। तो वास्तविक व्यवहार पर ये केंद्रित होता है। रिक्वायर्स केयरफुल अटेंशन, सावधानी पूर्वक ध्यान है ना, आवश्यक होता है इसमें। और साथ ही साथ इसके जो लक्षण होते हैं, यूजफुल इन क्वालिटेटिव रिसर्च, ये क्वालिटेटिव होता है ना कि क्वांटिटी पर ये फोकस्ड होता है, ये क्वालिटी की बात करता है, क्वालिटी इसमें देखे जाते हैं। तो यह इसके मूल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके टाइप्स की तरफ बात करें, ऑब्जर्वेशन, काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या होता है कि द रिसर्चर बिकम्स पार्ट ऑफ द ग्रुप बीइंग ऑब्जर्व, यानी शोधकर्ता अध्ययन किए जा रहे समूह का हिस्सा बन जाता है। अब इसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि शोधकर्ता अध्ययन का ही समूह बन जाता है। क्या है कि जब मान लिया जाए किसी ग्रुप पर हम कार्य कर रहे हैं, वहाँ से डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, तो पार्टिसिपेंट में उसे पता नहीं चलना चाहिए मैं जो हूँ उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर ऐसा पता चल जाता है तो वो डेटा कलेक्शन में जो हमारा है वो क्या होगा कि वो रियल जो होगा वो नहीं होगा, उसमें कुछ चेंजेस होने लगेंगे, मैनिपुलेशन होने लगेगा। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या करना होता है कि रिसर्चर जो होता है, एग्जाम्पल्स इसलिए यहाँ दिया भी गया है, एक एग्जाम्पल से समझिए। ए रिसर्चर ज्वाइंस अ क्लासरूम टू स्टडी स्टूडेंट बिहेवियर, शोधकर्ता विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करने हेतु कक्षा में शामिल होता है। और वह क्या होता है, कक्षा में जब शामिल होता है तो उसे पता नहीं चलने देता है कि मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वह उसी का हिस्सा बन जाता है, एज छात्र ही वो रहता है या एज यूजुअल जो वर्क है वो करता रहता है। तो ये क्या हो गया कि टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन का पहला, यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। दूसरा हमारा है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है कि द रिसर्चर ऑब्जर्व विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज, शोधकर्ता गतिविधियों में भाग लिए बिना अवलोकन करता है। अब उसे यह जो है क्या करेगा कि बच्चों को छोड़ दिया गया और वो बाहर से वॉच करेगा, फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए, जो हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो जो यहाँ पर हैं यानी ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड द क्लासरूम, एग्जाम्पल देता है कि कक्षा के बाहर से विद्यार्थियों का क्या कर रहा है, एक शिक्षक के द्वारा जो है अवलोकन किया जाना। तो यह क्या हो गया, नॉन पार्टिसिपेंट, यानी हम उस ग्रुप में शामिल नहीं हुए लेकिन ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यह नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का गुड एग्जाम्पल भी है।
तीसरा है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन इज डन अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड रूल्स और शेड्यूल। इट मीन्स कि पूर्व निर्धारित नियमों और अनुसूची के अनुसार अवलोकन किया जाता है। इसमें हम पहले से ही किसी फ्रेम को हम तैयार कर लेते हैं, यानी हमारा कुछ फॉर्मेट होता है और उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम जो है यानी हम कहने का मतलब यहाँ पर है जो भी रिसर्चर या स्कॉलर्स होते हैं जो डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो पहले से ही प्री डिटरमाइंड हो जाते हैं कि हमें इस रूल्स को या जो भी हमारा अनुसूची है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि रिकॉर्ड करेंगे। यानी इसमें कुछ हमारे जो होते हैं कुछ क्वेश्चनर्स हो सकते हैं, उन क्वेश्चनर को हम रख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग वॉच करते हैं और खुद से लिखते हैं। तो यह हमारा जो क्या होता है कि वॉच कर रहा हूँ और फिर राइट डाउन कर रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, तो यह हमारा शेड्यूल का भी एक रूप होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि ऑब्जर्वेशन इज डन अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड रूल्स और शेड्यूल, यानी पूर्व निर्धारित नियमों एवं अनुसूची के अनुसार अवलोकन किया जाना, ये स्ट्रक्चर्ड है, यानी किसी चीज़ को मैंने निश्चित कर लिया है और उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, असंरचित जो होती है, ऑब्जर्वेशन इज फ्लैक्सिबल एंड विदाउट फिक्स्ड शेड्यूल। इसमें क्या होता है कि अवलोकन लचीला होगा, बिना निश्चित योजना के होगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस जो होंगे उसे हम देखेंगे और वहाँ से हम क्या करते हैं कि वॉच करके हम राइट डाउन कर लेते हैं, यानी डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर कोई हमारा शेड्यूल नहीं होगा, किसी तरह के क्वेश्चनर हमारे निश्चित क्रम में नहीं होंगे, यानी यहाँ पर हम फ्लैक्सिबल तरीका अपनाते हैं और अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशंस होते हैं और हमें जो चाहिए उन चीज़ों को, इसमें थोड़ा सा हमारा टाइम लगता है, अधिक लगता है, लेकिन यह अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, नियंत्रित अवलोकन। यह क्या है, ऑब्जर्वेशन कंडक्टेड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ये नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। अब सर्टेन हम ग्रुप्स को देते हैं, उसमें कंट्रोल्ड हम डालते हैं, इसमें वेरिएबल्स की बात आती है, तो वेरिएबल्स का हम यूज करते हैं और वह वेरिएबल्स हमारा क्या है, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। तो ये ऑब्जर्वेशन कंडक्ट करते हैं अंडर द कंट्रोल कंडीशन। और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन कंडक्ट इन नेचुरल सेटिंग, प्राकृतिक परिस्थितियों में किया गया अवलोकन, उसे हम छोड़ देते हैं, किसी तरह का कोई अडल नहीं, और हम वॉच करते हैं, यानी फिजिकल प्रेजेंट होकर के और रिजल्ट को हम लेते हैं, तो इट इज़ द अनकंट्रोल्ड। नेक्स्ट है कि इसके कुछ स्टेप्स होते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, हम इसके उद्देश्य की पहचान करते हैं कि क्या है, इसका उद्देश्य तो कुछ होगा ना ऑब्जर्वेशन का। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स और सिचुएशंस, तो सिलेक्शन जो होता है वो सब्जेक्ट और सिचुएशन के अकॉर्डिंग। प्लानिंग ऑब्जर्वेशन प्रोसीड्यूर, अवलोकन प्रक्रिया की योजना बनाना। चौथा आपका होता है रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन, अवलोकन को दर्ज करना। और लास्ट में हमारा क्या होता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं, विश्लेषण एवं व्याख्या करते हैं। तो इट इज़ द स्टेप्स, और ये एक हायरार्की और सीक्वेंस में होता है, इसमें ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता। यह प्रश्न पूछे गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके लिए किसी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस स्टेप्स को हम समझ लेते हैं तो काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है ना। एडवांटेज की बात करते हैं, एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के लाभ क्या है। देखिए यहाँ पर प्रोवाइड्स डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम डायरेक्ट वहाँ होते हैं, जो भी रिसर्चर स्कॉलर होता है वो डेटा को कलेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट, तो प्रोवाइड डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। दूसरा जो आपका एडवांटेज ये है कि देखिए स्टडीज एक्चुअल बिहेवियर दिखेगा, चूँकि आप नंगी आंखों से वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उपस्थित होकर उसे वॉच कर रहे हैं और डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये एक्चुअल बिहेवियर हमें दिखेगा और समझ में आएगा, उससे हम डेटा कलेक्ट करेंगे। तीसरा आपका है कि यूजफुल फॉर इलिटरेट रेस्पोंडेंट्स, अशिक्षित व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, क्योंकि वह बता पाता है, लिख पाता है नहीं, शिक्षित है नहीं है, तो आप शेड्यूल का यूज कर रहे हैं, यानी उससे कुछ जो आप रिसीव करें इंफॉर्मेशन को वो खुद से लिखते हैं, तो यह भी आपके लिए एक बेनिफिट होता है ना। मोर रिलायबल इन सम सिचुएशंस, कुछ परिस्थितियों में तो बहुत अधिक रिलायबल होता है, क्योंकि आप खुद उपस्थित होते हैं, तो सो डैट कि इट इज़ द मोर रिलायबल इन सम सिचुएशन।
नो डिपेंडेंस ऑन रेस्पोंडेंट मेमोरी, उत्तरदाता की स्मृति पर निर्भरता नहीं रहता है कि वो क्या रिस्पॉन्स करेगा, क्या हमारा गलत सही। आप तो खुद से ही यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि शेड्यूल्स का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए नो डिपेंडेंट ऑन रेस्पोंडेंट मेमोरी। नेक्स्ट, इसकी कुछ लिमिटेशंस, हर कुछ का लिमिटेशंस तो कुछ ना कुछ होगा ही कि फ्यूचर के लिए ना। टाइम कंज्यूमिंग, जैसा कि मैं ऊपर भी डिस्कस किया था, तो ये बताया था कि समय लेने वाली ये विधि होती है, टाइम कंज्यूमिंग हुई। ऑब्जर्वेशन बायसेस में अक्योर, पर्यवेक्षक जो मान लीजिए कि आपको, जैसा मैंने बताया ऊपर या डिस्कस के क्रम में हम लोगों ने यह बात रखी कि हो सकता है कि अगर हम अटेंटिव नहीं है तब भी ये हमारा क्या होता है, रिजल्ट पर प्रभाव पड़ सकता है, या फिर हम कुछ बायसनेस हमारे ऊपर जो डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं से किसी चीज़ से भी वो क्या होते हैं कि इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, तब भी वो हमारा क्या होगा कि बायस्ड हो जाएगा और रिजल्ट हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि उस तरह के डेटा कलेक्ट करेंगे। तो यह लिमिटेशंस है। डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व प्राइवेट बिहेवियर, यानी निजी व्यवहार का अवलोकन करना, अगर उसे पता चल जाए कि ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो शायद हमारा जो है डेटा वो सही नहीं हो पाएगा। एक्सपेंसिव इन सम केसेस, बहुत सारे कुछ मामलों में क्योंकि यह लंबा समय लगने वाला है तो एक्सपेंसिव हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर में अफेक्ट बिहेवियर, पर्यवेक्षक की उपस्थिति व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। अगर हमारा है पार्टिसिपेंट, जैसे ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं और उसे पता चल जाता है कि हमारे पास ये जो है कोई ऑब्जर्व कर रहा है, हमारी डेटा को कलेक्ट कर रहा है, तो उन बच्चों का हो या जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिस विषय पर आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो प्रभावित होने की पूरी तरह से संभावनाएं होती है, किंतु परंतु नहीं होगा, वो प्रभावित होगा ही। तो यह इसके लिमिटेशंस हैं ना। इस मेथड्स में हम लोग अब देखें कि बेसिक ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू में हमारा क्या डिफरेंसेस है। तो मेथड में देखिए यहाँ पर है वाचिंग बिहेवियर। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, बिहेवियर को वॉच करते हैं, जबकि इसमें आस्किंग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, इंटरव्यू के केस में हम पूछते हैं। इसमें कॉन्टैक्ट्स की बात करें, मे नॉट रिक्वायर डायरेक्ट इंटरेक्शन, कोई ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन करें, वहाँ रह कर चुपचाप आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू के केस में तो वो ज़रूरी है कि आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे, नोट करेंगे, राइट डाउन करेंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि कोई ज़रूरी नहीं, आप सिर्फ वॉच करेंगे और उस चीज़ को राइट डाउन कर लेंगे। तो यह दोनों में डिफरेंसेस है। इन्फॉर्मेशन के मामले में ये एक्चुअल बिहेवियर देगा और ये वर्बल रेस्पॉन्स हमारा होता है, वर्बल होता है। तो यहाँ पर अब ना फ्लैक्सिबिलिटी के मामले में लेस फ्लैक्सिबल, क्योंकि वहाँ पर आप प्रेजेंट हो रहे हैं तो वो फ्लैक्सिबल नहीं होगा, और ये इंटरव्यू मोर फ्लैक्सिबल होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि आज ऑब्जर्वेशन के मीनिंग को देखा, डेफिनेशन को देखा, उसके टाइप्स को देखा, और फिर जो भी एडवांटेज और लिमिटेशंस के साथ साथ डिफरेंसेस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू को देखा। अब हम लोग चलते हैं कि नेचर ऑफ क्वेश्चन, जो प्रश्न को पूछे जा चुके हैं उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि ऑब्जर्वेशन इज अ मेथड ऑफ, अवलोकन किसकी विधि है। तो ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, मूल रूप से हमारा क्या होता है कि ये डेटा कलेक्शन की ही विधि है। डेटा कलेक्शन के लिए ऑब्जर्वेशन करते हैं फिजिकल प्रेजेंट होकर। ए इज द राइट आंसर। नाउ ऑब्जर्वेशन मेनली स्टडीज, अवलोकन मुख्यतः किसका अध्ययन करेगा, तो किसका अध्ययन करता है, वो एक्चुअल बिहेवियर का करता है। तो बी इज द राइट आंसर। तो बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द रिसर्चर, सहभागी अवलोकन में शोधकर्ता क्या करता है, रिसर्चर क्या करेगा, है ना। रिसर्चर उसमें क्या होता है कि खुद का ही बिकम्स पार्ट ऑफ द ग्रुप, जैसा कि मैंने बताया था ऊपर में कि पार्टिसिपेंट जो हमारे ऑब्जर्वेशन होते हैं उसमें खुद बच्चों के साथ ही वो क्या करता है, टीचर्स खुद बच्चे की तरह वो रहता है, पता नहीं चलने देता कि मैं उसे क्या कर रहा हूँ, उससे क्या ले रहा हूँ, पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो प्रभावित हो जाता है। तो बिकम्स पार्ट ऑफ द ग्रुप, यानी कि बी इज द राइट आंसर। और स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन फॉलोड, अवलोकन किसका पालन करता है। स्ट्रक्चर में देखिए पहले से ही क्या होता है कि हम कुछ क्वेश्चनर तैयार कर लेते हैं और उस क्वेश्चनर के अकॉर्डिंग जो है फिर हम कुछ नोट करते जाते हैं, डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। तो यह क्या होता है इसमें कि प्री डिटरमाइंड हम है और शेड्यूल्स का हम यूज कर रहे हैं। शेड्यूल वर्ड इसलिए यहाँ पर यूज किया जा रहा है कि शेड्यूल में और क्वेश्चनर में क्या होता है कि हम उससे पूछते हैं देन हम राइट डाउन करते हैं, लेकिन शेड्यूल के केस में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है, होता क्वेश्चनर ही है बट हम यूजर जो रिसर्चर और स्कॉलर होते हैं वो उससे नहीं बल्कि खुद से वो बढ़ता है। तो इट इज़ द शेड्यूल्स, यानी कि प्री डिटरमाइंड ये शेड्यूल्स का यूज करते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है
कि ऑब्जर्वेशन कंडक्टेड इन नेचर सेटिंग इज कंट्रोल्ड, यानी कि प्राकृतिक परिस्थितियों में किया गया अवलोकन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा वो अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। प्राकृतिक है ना, तो ये उस परिस्थितियों में हमारा क्या हो गया, अनकंट्रोल्ड होगा, कंट्रोल्ड नहीं होगा। जब हम कंट्रोल कर देंगे तब तो फिर वो हमारा क्या होगा, वो नेचुरल नहीं होगा ना। विच इज एन एडवांटेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन, क्या है ऑब्जर्वेशन का एडवांटेज यानी कि लाभ। अब देखिए डिपेंड्स ऑन मेमोरी, क्या मेमोरी पर डिपेंड, ये सब तो है ही नहीं, नो डेटा है ना, तो ये सब डेटा कलेक्शन तो करते ही हैं। हाई बायस्ड, ये सवाल ही नहीं है। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल होता है, इट इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर, तो बी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ अ लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन की एक सीमा क्या है, तो अवलोकन की सीमा क्या है, ऑब्जर्व बायसेस, लिमिटेशंस है ना, तो यहाँ हो सकता है कि वो बायस हो जाए। नन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मीन्स, असहभागी अवलोकन क्या अर्थ क्या है, तो ऑब्जर्वेशन विदाउट पार्टिसिपेशन, तो यह है नन पार्टिसिपेंट का मतलब है कि पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो विदाउट, ये तो ऐसे भी रीजनिंग से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नाउ द फर्स्ट स्टेप इन ऑब्जर्वेशन मेथड इज, क्या है पहला चरण, तो उसका क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो है ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बी इज द राइट आंसर। नाउ ऑब्जर्वेशन इज स्पेशली यूजफुल फॉर, अवलोकन विशेष रूप से किसके लिए उपयोगी होता है, किसके लिए होगा ऑब्जर्वेशन में, तो वो जो हमारा इलिटरेट रेस्पोंडेंट होता है उसके लिए, क्योंकि शेड्यूल का इसमें यूज किया जाता है। शेड्यूल का मतलब हो गया कि जो रिसर्चर या स्कॉलर होता है वो खुद से राइट डाउन करता है रेस्पॉन्स का, यानी कि रेस्पोंडेंट में, है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, इलिटरेट रेस्पोंडेंट, ए इज़ द राइट आंसर। तो आज हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन पर डिस्कस किया, आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया, थैंक यू सो मच कि आपने वॉच किया। पुनः मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, थैंक यू सो मच वंस अगेन।